हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल टॉर्चबियर कॉमर्स क्लासेस। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग के न्यू टॉपिक के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेप्रीशिएशन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर कि डेप्रीशिएशन कौन से स्टैंडर्ड में आता है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में इस डेप्रीशिएशन को मेंशन किया गया है। पहले ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में मेंशन किया गया था, फिर इसे रिवाइज्ड करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में ये मेंशन है। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है उसका हेडिंग क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट कंटेंट, ये इसका हेडिंग दिया गया है। कई बार ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देके आपको हेडिंग भी पूछ लेता है, तो इसको आप एक बार ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे डेप्रीशिएशन की। तो डेप्रीशिएशन किसे कहा जाता है? डेप्रीशिएशन उसे कहा जाता है जो एसेट्स में जो कमी हो गई है। किसकी कमी हो गई है? क्वालिटी की, क्वांटिटी की और उसके वैल्यू की। और ये कमी किस वजह से हुई है? उसको यूज करने से उसका टाइम पूरा हो गया, टेन्योर, लैप्स ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलेंस, यानी कि आउटडेटेड हो गई है, फैशन आउट हो गया है, टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से, एग्जॉस्टन और एक्सीडेंट। इस वजह से क्या है, उस जो एसेट्स है उसकी वैल्यू में कमी आ गई है, उसकी क्वालिटी में, उसकी क्वांटिटी में। इसे हम क्या कहते हैं? डेप्रीशिएशन कहते हैं। अब कौन कौन से इसके कारण है डेप्रीशिएशन किस वजह से लगाया जाता है, तो उनके कारणों को सबसे पहले हम देखते हैं। कॉन्स्टेंट यूज ऑफ एसेट्स, एसेट्स को लंबे टाइम तक यूज किया जा रहा है तो उसमें ऑब्वियस है उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी वैल्यू में क्या होगी? कमी हो जाएगी। एक्सपायरेशन ऑफ लीगल टाइम, उसका जो टेन्योर था कि ये 5 साल चल जाएगी, उसका वह टेन्योर लगातार घट रहा है या कम हो रहा है या पूरा हो गया है, इस वजह से क्या है, उसकी क्वालिटी और उसकी वैल्यू में गिरावट आ गई है। ऑब्सोलेंस, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए चेंजेस हो रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आज अपन कोई एसेट्स लाएं और कल को एक नई टेक्नोलॉजी की आ जाती है, तो दिन पे दिन क्या टेक्नोलॉजी चेंज आ रहे हैं, इस वजह से भी क्या है, ये भी एक डेप्रीशिएशन का कारण है कि वो आउटडेटेड हो गई है। और डिप्लेशन की बात करें तो ये क्या है, वेस्टिंग एसेट्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब वेस्टिंग एसेट्स कौन सी होती हैं? जिस तरह कोयले की खदानें होती है तो उनसे कोयला निकाला जाता है, तेल के कुएं होते हैं उनसे तेल निकाला जाता है, तो क्या होता है कि वो कमी हो जाती है वहां पर। वो जितनी कंजप्शन हम कर सकते थे उससे क्या है, दिन पे दिन उसमें क्या होती है, कमी हो जाती है। तो उसे क्या कहा जाता है? डिप्लेशन। उसकी वजह से, कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई, तो क्या है उसमें जो एसेट्स है उसकी वैल्यू में कमी हो गई है। नेचुरल कोई कॉजेज हो सकते हैं, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, इनकी वजह से। और उसके बाद है परमानेंट फॉल इन प्राइस, मार्केट प्राइस उसके गिरने के कारण भी उसमें क्या होते हैं, डेप्रीशिएशन होते हैं। तो फिर ये क्या है, डेप्रीशिएशन के जो कॉजेज हैं उनको लिखा गया है, किन वजह से डेप्रीशिएशन जो है लगते हैं, कौन कौन से उसके कारण है। नेक्स्ट हम बात करें ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। क्यों हमें डेप्रीशिएशन का प्रोविजन करें, क्यों हम कैलकुलेट करें किसी एसेट्स पे, इसके क्या क्या रीजन हो सकते, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसे हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मान लीजिए बैलेंस शीट में आपने एसेट्स खरीदी थी और बैलेंस शीट में उसे शो किया हुआ है, तो अब क्या है कि उसे यूज कर लिया गया, लेकिन दिन पे दिन उसकी क्वालिटी, उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, लेकिन हम क्या है उसको उसी वैल्यू पे दिखा रहे हैं। अब क्या है कि उस वैल्यू पे बैलेंस शीट तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाई जाती है, एसेट्स की वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाई जाती है, बट क्या होता है, डेप्रीशिएशन चार्ज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो उससे क्या होता है कि प्रॉफिट जो है हमारे उसमें से डेप्रीशिएशन चार्ज कर लिए जाते हैं, तो उससे क्या है, एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। लेकिन अगर हम इसका प्रोविजन नहीं करेंगे तो जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जैसे दिख रहे हैं वैसी ट्रू पिक्चर नहीं बताएंगे, इस वजह से। और दूसरा रीजन है इसका एसेट्स रिप्लेसमेंट, यानी कि कोई एसेट्स दिखाई गई है और उसके बाद उसको लगातार उसमें कमी आ गई और उसके हमें चेंज करना है, तो रिप्लेसमेंट के लिए अलग से फंड चाहिए। अब फंड चाहिए तो अलग से फंड कहाँ से आएगा? इससे अच्छा है कि हम डेप्रीशिएशन हमेशा चार्ज करें और उसका एक फंड बनाकर क्या है, उससे लास्ट में जब एसेट्स को रिप्लेस किया जाए तो उस फंड से हम उसे चार्ज कर सकें। इस तरह से एसेट्स को रिप्लेसमेंट करने के लिए भी हमें डेप्रीशिएशन का प्रोविजन बनाना पड़ता है। उसके बाद है कैपिटल मैनेजमेंट। मान लीजिए अगर आप डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो एसेट्स को रिप्लेसमेंट करना होगा, तो आप कैपिटल जो है, कैपिटल अमाउंट है, उससे क्या करना पड़ेगा, एसेट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगी, हमारी जो कैपिटल अमाउंट है, कैपिटल जो फंड है वो इफेक्टेड होंगे। तो इस कैपिटल मैनेजमेंट को बनाए रखने के लिए भी क्या करते हैं, डेप्रीशिएशन का प्रोविजन किया जाता है। यहाँ देखिए
तीन जो टर्म हैं यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। सबसे पहले डेप्रीशिएशन क्या है, ऑब्सोलेंस क्या है और फ्लक्चुएशन क्या है। तो हम वन बाय वन देखें कि डेप्रीशिएशन जो है नेचुरल इफेक्ट के कारण होती है, ओके। और ऑब्सोलेंस क्या है, न्यू इनोवेशन आ गई, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, उस वजह से क्या है ऑब्सोलेंस हो रहे हैं। यानी ऑब्सोलेंस क्या है कि फैशन दिन पे दिन क्या है चेंज हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के कारण, तो वो क्या है ऑब्सोलेंस है। और फ्लक्चुएशन क्या है कि एसेट्स जो है उसके प्राइस जो है चेंज हो रहे हैं मार्केट के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है प्राइस चेंज ऑफ एसेट्स। तो आई होप ये तीनों आप समझ पाए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें फाइनाइट, यानी कि डेप्रीशिएशन है फाइनाइट, उसे निश्चित किया जा सकता है, उसे डिटरमाइन किया जा सकता है कि फिक्स्ड इतना 10% जो है इसमें डिक्रीज हर साल होगा, तो इस तरह से डेप्रीशिएशन को चार्ज किया जाता है। और ये ऑब्सोलेंस है, ये इनफाइनाइट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि निश्चित एक साल में ये कमी हो, इस तरह से नहीं है। आज आप मशीनरी नई टेक्नोलॉजी की लगा रहे हैं और कल को और भी नई टेक्नोलॉजी नई इनोवेशन हो सकते हैं और वो आउटडेटेड हो सकती है। और इसी तरह से फ्लक्चुएशन क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। उसके बाद बात की गई डेप्रीशिएशन जो होते हैं रेवेन्यू लॉस होते हैं। रेवेन्यू लॉस होते हैं इसलिए इन्हें कहाँ पे चार्ज किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया जाता है। और ये क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो एक्सपेंसेस लंबे टाइम के लिए होते हैं, यानी कि उनका इफेक्ट एक साल नहीं होके काफी साल तक बना रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहा जाता है। और फ्लक्चुएशंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस तरह से बात करें और डेप्रीशिएशन का बात करें तो ये क्या है, ग्रेजुअली डिक्रीज होती है एसेट्स, यानी कि धीरे धीरे एसेट्स में कमी होती है। लेकिन ऑब्सोलेंस क्या है, अचानक से चेंजेस होते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई और वो पुरानी वाली क्या हुई, आउटडेटेड हो गई, उसका फैशन आउट हो गया। अब वो जो है कैपेसिटी कितना दे रही है उतना भी नई टेक्नोलॉजी वाली अच्छी इफिशिएंसी के साथ अच्छी कैपेसिटी और अच्छी क्वालिटी दे रही है, तो ये क्या है सडनली चेंजेस होते हैं। और ये फ्लक्चुएशंस क्या है, टेम्परेरी डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस। और फ्लक्चुएशंस क्या होते हैं, टेम्परेरी या तो बढ़ते हैं या घटते हैं। और उसके बाद डेप्रीशिएशन में यहाँ पे बात करें कि डेप्रीशिएशन जब प्रोविजन किया जाता है तो उसमें इंक्लूड किया जाता है कि ऑब्सोलेंस जैसी हमारे लॉसेज हो सकते हैं, फ्लक्चुएशंस भी उनको ध्यान में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है और फ्लक्चुएशंस में भी इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आपको डेप्रीशिएशन, ऑब्सोलेंस और फ्लक्चुएशन समझ आया होगा। यहाँ पर मेथड दिए गए हैं डेप्रीशिएशन के, कैलकुलेट करने के मेथड, किस किस तरह से डेप्रीशिएशन को चार्ज किया जाता है उसके मेथड हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको नाम पढ़ने और नाम को ध्यान में रखना है। आगे की स्लाइड पे हमने डिस्कस किया है वन बाय वन मेथड को, जिसमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड हैं उनको हमने डिस्क्राइब किया है और बाकी जो मेथड है उसको समराइजिंग किया है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले बात करें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, सेकंड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, थर्ड है एन्युटी मेथड, डेप्रीशिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, एनुअल वैल्यूएशन मेथड, charging one sum of recover, repair, renewal and depreciation method, and use or mileage method, efficiency over method, global method and depletion unit method, और इसको हम production unit method के नाम से भी जानते हैं, और compound interest method, sum of the year digit method, replacement cost method, ग्रुप डेप्रीशिएशन ऑफ होमोजीनियस एसेट्स, यानी कि इसमें क्या होगा, एसेट्स एक जैसी जो एसेट्स है उनको एक साथ क्या है ग्रुप में डेप्रीशिएशन चार्ज किया जाएगा, डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड एंड स्टेटरी मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसको और बहुत से नामों से जाना जाता है, तो हम इसके नाम देखते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और इक्वल इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इसमें इंस्टॉलमेंट क्या होती है हर साल एक ही होती है, और सिंपल मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन, इन नामों से इसे जाना जाता है। सबसे सिंपल मेथड है, क्या करेंगे, एनुअल डेप्रीशिएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बुक वैल्यू होगी, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा बुक वैल्यू है, ये बुक वैल्यू ऑफ जो एसेट्स की है उसमें कौन सा रेट जो है, मान लीजिए 10% है तो 10% उसका निकाल लेंगे, तो ये क्या है एनुअल डेप्रीशिएशन। और जितने भी ईयर वो चलेगी उसमें जो एनुअल डेप्रीशिएशन क्या होगा, सेम होगा। तो और नेक्स्ट मेथड इसमें दिया है कि अगर स्क्रैप वैल्यू दी हो तो किस तरह से करेंगे, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स में से स्क्रैप वैल्यू को लेस करेंगे और जो हमने एसेट्स की एस्टिमेटेड लाइफ निकाली है उसका
डिवाइड कर देंगे तो उससे क्या है हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। इस तरह से 1/1 ईयर जो है उसमें सेम जो है डेप्रिसिएशन का अमाउंट चार्ज होगा। अब यहाँ पे एडवांटेज की बात करें तो ये एक सिंपलिसिटी यानी सिंपल मेथड है। उसके बाद इसमें मेथड में क्या होता है कि जो लाइफ में एस्टिमेशन लाइफ निकाली हमने एसेट्स की, उसमें 1/1 अगर हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं तो लास्ट में क्या होता है, जो एसेट्स की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 हो जाती है। और सुटेबल फॉर द एसेट्स विद एन एक्सपायरी पीरियड, जिनकी एक्सपायरी पीरियड फिक्स है कि ये इतने साल में एक्सपायर हो जाएगी, उन एसेट्स के लिए ये क्या है, बेनिफिशियल है, उनके लिए सुटेबल है निकालना। और उसके बाद बात करें लिमिटेशन के बारे में तो क्या है, कंसेप्ट टू जीरो वैल्यू। अब ये इसमें क्या है, जीरो वैल्यू पे काम करती है। और जो एस्टिमेशन लाइफ ऑफ द एसेट्स है ये भी कोई फिक्स नहीं होती है, ये भी एस्टिमेशन बेस है। ओके, इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ये कह रहा है कि डेप्रिसिएशन इक्वल अमाउंट से चार्ज किया जा रहा है, बट क्या होता है कि जैसे जैसे हम एसेट्स को यूज करते जाते हैं उसमें जो मेंटेनेंस के चार्ज भी बढ़ते जाते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन तो जो फिक्स्ड रेट अमाउंट से क्या है चार्ज किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे इसके लिमिटेशंस हो जाएंगे। नो थॉट टू इंटरेस्ट, और ये इस चीज को भी ध्यान में नहीं रखता है कि जो अमाउंट हम डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज करें एसेट्स में हमने लगाई है, उसे अगर हम कहीं और इन्वेस्ट करते तो उनसे कितना इंटरेस्ट हम कमा लेते या उस इन्वेस्टमेंट से कितना हमें बेनिफिट हो सकता है, रिटर्न मिल सकती थी, इस जो पॉइंट को भी ये ध्यान में नहीं रखता है। और डिफिकल्ट इन एडिशनल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जब एसेट्स को हमने कुछ ऐड किया, कुछ एडिशनल परचेज किए हैं, उनके फिर साथ में कैलकुलेट करना ये क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। आई होप ये आपको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करें इसकी अकाउंटिंग के बारे में। यहाँ पे इसकी अकाउंटिंग लिखी गई है कि किस तरह से इसको अकाउंटिंग इसमें रिकॉर्ड की जाती है। तो सबसे पहले बात करें डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, यानी कि जब डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है तो इसके रिगार्डिंग में ये एंट्री की जाती है। और डेप्रिसिएशन चार्ज कहाँ से करेंगे, ये जो है एसेट्स पे लगाया गया डेप्रिसिएशन उसके अमाउंट से, उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या है उसको डेप्रिसिएशन को चार्ज किया है, क्योंकि ये क्या है रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। उसके बाद बात करें बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, अगर कोई स्क्रैप वैल्यू होती है एसेट्स रिसीव के संबंध में, यानी कि एसेट्स को बेचा गया है लास्ट में, तो फिर उससे कितनी स्क्रैप वैल्यू मिली है उसके रिगार्डिंग में ये जर्नल एंट्री की जाती है। और उसके बाद जो बैलेंस हो जाता है उसकी एंट्री की जाती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ओके, आई होप ये इसकी अकाउंटिंग आपको यहाँ समझ आई होगी। नेक्स्ट हम बात करें, एक क्वेश्चन लेके आए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड, इन मेथड से रिलेटेड आपके आते हैं। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स जो है 2 लाख है, और एस्टेब्लिश चार्जेस जो खर्चे किए गए हैं उस मशीन एसेट्स को लगाने में वो 50,000 के खर्चे हुए हैं, और जो स्क्रैप वैल्यू है वो कितनी है 15,000 है, और उसके बाद लाइफ ऑफ द ईयर कितना है 5 ईयर। और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स है वो निकालेंगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी हो गई 2 लाख, तो ये हो गई, और एस्टेब्लिश चार्जेस भी इसी का खर्चा है, तो कितने हो गए 2.5 लाख रुपए यहाँ हो गए। ये देखिए आप, ओरिजिनल कॉस्ट हमने कैलकुलेट की, परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस टू बी कैपिटलाइज्ड। ओके, या एस्टेब्लिश लिख लीजिए, मान लीजिएगा ये थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू को लेस करेंगे, कितनी है वो 15,000, और इसके अपॉन में क्या एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स इन ईयर। तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये जो है अमाउंट आ जाती है। अब ये अमाउंट क्या है डेप्रिसिएशन की आई है, और अगर इसका परसेंटेज निकाले तो किस तरह से निकालेंगे, ये जो डेप्रिसिएशन का परसेंटेज है ये ओरिजिनल कॉस्ट पे कितना है इसका रेट हम यहाँ पे निकाल लें, तो ये 18.8% यहाँ पर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर, कितना डेप्रिसिएशन पर ईयर जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था, और ओरिजिनल कॉस्ट पे ये कितना परसेंट है ये हमने यहाँ पे निकाला है, तो ये हो गया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे सेकंड मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये मेथड जो है बार बार एग्जामिनर पूछता रहता है, इसका फेवरेट क्वेश्चन है ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसको लेके। तो इसमें क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू पर। रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है कि जब कोई एसेट्स होती है उसमें से डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर जो लगा है उसको लेस करके जो वैल्यू आएगी वो रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया था उसको लेस करके क्या हो जाएगा
वो रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि 5 लाख की एसेट्स है और उस पर 5,000 जो है डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है हर साल। तो हर साल 5,000 चार्ज किया जाता है, तो 5 लाख में से 5,000 को घटा लेंगे, जो बचेगा रिटर्न डाउन वैल्यू। नेक्स्ट टाइम जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा उस रिटर्न डाउन वैल्यू पर लगेगा, और उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा, जो डेप्रिसिएशन लगा था उसको भी लेस कर लेंगे तो वो क्या होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाएगी। तो रिटर्न डाउन वैल्यू उस पे तो इस तरह से ये फॉर्मूला दिया गया है कि प्राइस ऑफ द एसेट्स, जो एसेट्स की प्राइस है उसमें से क्या करेंगे, 100 में से जो है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को हमने घटा दिया और अपॉन 100 कर दिया, और जितने ईयर यहाँ पे दिए गए हैं उसको n से डिनोट किया गया है। इस तरह फॉर्मूला में पुट करके हम जो है रिटर्न डाउन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद एडवांटेज एंड लिमिटेशंस की बात करें तो ये क्या है, एक सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मेथड है। ओके, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो भी ये कहते हैं कि इस मेथड से ही आपको डेप्रिसिएशन क्या है, कैलकुलेट करना है। उसके बाद रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ऑब्सोलेंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्रचलन का जो इम्पैक्ट हो रहा है, ऑब्सोलेंस का, आउटडेटेड, आउट फैशन का जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि अब किस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू पर। उसके बाद है सुटेबल फॉर वैल्यूएबल एसेट्स, ये वैल्यूएबल एसेट्स के लिए सुटेबल है। उसके बाद लिमिटेशंस की बात करें, इसको कैलकुलेट करना इजी नहीं है, समझना इजी नहीं है, और इसमें क्या होता है कि डिक्रीजिंग एक्सपेंसेस तो कम हो रहे हैं बट उसका मेंटेनेंस चार्ज क्या है, बढ़ता जाता है। अब डेप्रिसिएशन तो क्या होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगता है, तो क्या होता है, दिन पे दिन घटता जाएगा, बट क्या होता है कि जैसे जैसे एसेट्स का यूज किया जाएगा डेप्रिसिएशन तो कम होता जाएगा, लेकिन उस पर मेंटेनेंस चार्ज क्या है, बढ़ते जाएंगे। तो उस फैक्टर को ये ध्यान में नहीं रखता, ये इसलिए इसकी लिमिटेशन में आ जाता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम एग्जाम में आया हुआ है ये। तो इसमें क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू दी हुई है आफ्टर 3 ईयर। आफ्टर 3 ईयर में कितनी है, ये इतनी अमाउंट जो है 3,93,660 जो अमाउंट है, ये क्या दी गई है कि 3 साल बाद जो है इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू ये है, और 10% से जो है डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। कौन सा मेथड है, जो है बैलेंस मेथड है। तो अब देखें, ये जो अमाउंट है ये 3 साल बाद है, तो ये जो अमाउंट है इसमें 10% क्या है, डेप्रिसिएशन घटा हुआ है। तो 3 साल हमने इसको यूज किया गया है, तो 3 साल पहले की ओरिजिनल कॉस्ट हम निकालेंगे, तो ये क्या है अमाउंट, हमने डेप्रिसिएशन को लेस करके ये लिखी है कि 90 × 90 × 90, यानी कि 3 ईयर है इसलिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और उसके बाद जो है 100 से मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू है, और उसके इस तरह से हम कैलकुलेट करके ये अमाउंट आ जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू है जो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद है, और हमें क्या निकालनी है, ओरिजिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे हमने माना कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, 100 है, और डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद क्या है, 90 है, और 3 साल पहले की निकालनी है। तो 3 साल हमने इनको 3 पार्ट में किया है और हमने ये अमाउंट निकालनी है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करें एन्युटी मेथड। ये जो मेथड है ये बिल्कुल ही कंसीडर करता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को। अब आप देखिएगा एन्युटी मेथड जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कंसीडर द कॉस्ट ऑफ एसेट एंड आल्सो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लॉस्ट। यानी कि आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, आपने एसेट्स जो कॉस्ट एसेट्स में लगाई है उसको कहीं और इन्वेस्ट किया जाता, तो उससे मिलने वाली रिटर्न को भी ध्यान में रखा गया है यहाँ पर। ये एन्युटी मेथड है, यानी कि यहाँ पे कंसीडर किया गया है कॉस्ट ऑफ एसेट एंड आल्सो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लॉस्ट ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो यहाँ पे एन्युटी टेबल के यूज करके हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, और द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर इज कांस्टेंट। जो डेप्रिसिएशन रहेगा वो क्या रहेगा, एवरी ईयर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इंटरेस्ट चार्ज क्या होंगे, इनिशियल स्टेज पे तो बढ़ते जाएंगे और लास्ट के ईयर में कम होते जाएंगे। और थर्ड जो है इसका फैक्टर, ये कहा गया है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज इन लेस, ये इनिशियल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इनिशियल स्टेज पे कम होते जाएंगे और उसके बाद जो है बाद के सालों में क्या है, बढ़ते जाएंगे। यानी आप ये माने कि जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं वो स्टार्टिंग के ईयर में क्या है, ज़्यादा होंगे और बाद के साल में हमें कम मिलेंगे। इस मेथड पे इस
मेथड पे जब हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट के फैक्टर को कंसीडर किया गया है कि आपने एक तरफ एसेट्स खरीदी और उस एसेट्स को ना खरीदते उसके पैसे को कहीं और लगाते, इन्वेस्टमेंट करते, मान लीजिए किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाते या फिर कहीं म्यूचुअल फंड में लगाते, तो उससे होने वाली रिटर्न तो उसको ध्यान में रखा जाता है इस मेथड में। तो इसमें क्या कहा जाता है कि जो इंटरेस्ट इस मेथड के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया है वो इनिशियल स्टेज पे ज़्यादा मिलने वाला और बाद में क्या धीरे धीरे कम होने वाला मिलेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे क्या है कि शुरू के सालों में कम खर्चा आएगा और बाद के सालों में ज़्यादा खर्चा आएगा। तो इन फैक्टर को ध्यान में रखा गया है इस एन्युटी मेथड में। अब यहाँ पे एडवांटेज की बात करें, सुटेबल फॉर इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म लीज, जिनको जो ऐसी एसेट्स हैं जिन्हें लॉन्ग टर्म लीज पे लिया जाता है वहां पे ये मेथड या डेप्रिसिएशन लगाने के लिए क्या है, सुटेबल है। और उसके बाद लिमिटेशंस की बात करें कि डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, ओके क्योंकि ये क्या है एन्युटी टेबल के से हम इसको निकालते हैं और एन्युटी टेबल तैयार करना और उसमें कैलकुलेट करना क्या होता है, टफ होता है। नेक्स्ट हम देखें, इसका मेथड दिया गया है कि इस तरह से इसको क्या है एनुअल वैल्यू निकाली जाती है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से इमीडिएट कैश पेमेंट, कितना कैश पेमेंट किया गया उसको लेस किया गया है और ये बराबर होनी चाहिए किसके, वैल्यू ऑफ एन्युटी या वैल्यू ऑफ एन्युटी और उसको मल्टीप्लाई किया गया है जो हमारे प्राइस फैक्टर है उससे, और इसको डिनोट करने का ये जो है फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। आप फॉर्मूले को नहीं ध्यान रखिए, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि एन्युटी मेथड में इंटरेस्ट ऑफ रेट एंड कॉस्ट ऑफ एसेट्स को कंसीडर किया गया है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें डेप्रिसिएशन फंड या ई मेथड को बोलते हैं सिंकिंग फंड मेथड। इसमें क्या किया जाता है, ये जो टेक्निक है ये यूज टू फाइनेंस द रिप्लेसमेंट ऑफ द एंड एसेट्स इन द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, यानी कि कोई एसेट्स होती है उसकी लाइफ पूरी हो गई है, अब उसको रिप्लेस करना है तो उसके लिए क्या करें हम, रिप्लेस करने के लिए हमें फंड चाहिएगा तो उसको पहले से हम अरेंजमेंट कर लें। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से हम कुछ राशि को रिजर्व करते हैं और रिजर्व करके क्या बना लेते हैं, डेप्रिसिएशन फंड बना लेते हैं और डेप्रिसिएशन फंड बना लेते हैं और ये फंड हमारा जो होता है एक अमाउंट बल्क में हमें मिल जाती है और उसके बाद क्या है कि लास्ट जब हमारी एसेट्स जो है उसकी लाइफ एंड हो गई है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे तो अब इस फंड को क्या है काम में ले सकते हैं। तो क्या हुआ, प्रॉफिट से हमने फंड बनाया डेप्रिसिएशन फंड और इसे हम स्पेसिफिक पर्पज से किस में काम ले रहे हैं, रिप्लेसमेंट एसेट्स, ओके। तो इस तरह से इसको कहा गया है सिंकिंग फंड मेथड भी। तो आई होप ये डेप्रिसिएशन फंड मेथड आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करें इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। ये लास्ट वाले मेथड जैसा ही है पर थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें क्या होता था कि हम एक फंड बना लेते थे, इसमें क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहां से चार्ज किया जा रहा है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, क्योंकि हम उसका बीमा करवा लेते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं और इंश्योरेंस ले लेते हैं तो इंश्योरेंस लेने के लिए हमें क्या पेमेंट करना पड़ता है, इंश्योरेंस प्रीमियम। और प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हो जाएगा, एक एक्सपेंसेस हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। और अब जो है मैच्योरिटी, एंड ऑफ मैच्योरिटी हमें क्या है न्यू एसेट्स खरीदनी है तो हम उस मैच्योरिटी की इंश्योरेंस की मैच्योरिटी राशि से हम क्या है नई एसेट्स को खरीद सकते हैं। यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड इज जस्ट लाइक सिंकिंग फंड मेथड जैसा ही है। इस मेथड में क्या है, मनी इज यूज टू पे प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं और लास्ट में जब हमारी इंश्योरेंस मैच्योरिटी हो जाएगी, एंड ऑफ मैच्योरिटी, तो हमें जो अमाउंट मिलेगा उससे हम क्या करेंगे, नई एसेट्स को खरीद लेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किए जाएंगे ये एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस, और नई एसेट्स को हम खरीद लेंगे एंड ऑफ मैच्योरिटी। और ये जो है स्टार्ट के ईयर में जो है हम इसमें इंश्योरेंस करवाए रखी है और इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते रहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करें एनुअल वैल्यूएशन मेथड। तो एनुअल वैल्यूएशन मेथड में क्या है, अब इसमें हर साल क्या करेंगे, एवरी ईयर क्या करेंगे, जो हमारी एसेट्स है उसका वैल्यूएशन करेंगे। अब वैल्यूएशन करेंगे तो अगर वो वैल्यूएशन एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा आता है, यानी मान लीजिए 5 लाख की एसेट्स थी हमने खरीदी थी और आज वो 6 लाख की है, 6 लाख की है, तो यानी कि हमारे जो एसेट्स थी उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट है
कि वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स किया हमने और वो एक्चुअल एसेट से कम आई है। मान लीजिए एक्चुअल एसेट्स कितने की थी, 5 लाख की, और जो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स आई है 4 लाख की आई है, यानी 1 लाख जो है हमारे उसकी वैल्यू गिर गई है। तो क्या करेंगे, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और इसे P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या है चार्ज कर लिया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन चार्ज कब करेंगे, जब हमारी वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एक्चुअल एसेट्स से कम होगी। और ये जो कैलकुलेशन किया जाता है ये एवरी ईयर किया जाता है। तो इसके लिमिटेशंस में ये आता है कि एवरी ईयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ओके, आई होप ये एनुअल वैल्यूएशन मेथड आपको समझ आया होगा। एन्युटी मेथड के साथ इसे मिक्स मत कीजिएगा, ये एनुअल वैल्यूएशन मेथड अलग है। तो यहाँ पे कुछ रिमेनिंग आपके मेथड बच गए हैं, तो उन्हें हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इनको ओवरऑल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नाम और कुछ बेसिक आप इनका ध्यान रखेंगे तो भी आपका क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। इनसे क्वेश्चन आते नहीं है पर आपको ध्यान में होने चाहिए कि डेप्रिसिएशन के ये और भी मेथड है और किस किस तरीके से इसमें डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है। सबसे पहले यूज और मिलेज मेथड, इसमें क्या है, मील के आधार पर, किलोमीटर के आधार पर क्या है डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है कि टोटल इतना चल लेती कार और अब 1 साल में कितनी चली है उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो ये यूज कहाँ किया जाता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल में। उसके बाद बात करें इफिशियंसी ओवर मेथड, ये क्या है, मशीन ओवर के अकॉर्डिंग इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किए जाते हैं कि एक मशीन है 16,000 घंटे चलेगी और इस साल इतनी चली है, इसके अकॉर्डिंग इतना डेप्रिसिएशन इसमें चार्ज किया जाए। तो मशीन ओवर यानी मशीन ओवर के अकॉर्डिंग उसकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग इसको चार्ज किया गया है डेप्रिसिएशन। उसके बाद है ग्लोबल मेथड, तो इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है एक एवरेज रेट के अकॉर्डिंग। एक एवरेज रेट निकाली जाती है और उसके अकॉर्डिंग क्या है ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। उसके बाद है डिप्लेशन यूनिट मेथड, जो कि आपको स्टार्ट में भी बताया था, इसको प्रोडक्शन यूनिट मेथड भी कहते हैं। और ये किसके लिए यूज होता है, वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट कौन सी होती हैं, जो कि तेल के कुएं हैं, कारखाने हैं, तेल के कुएं हैं, कोयले की खाने हैं और इस तरह से जो माइंस वगैरह होती हैं उनमें ये काम में लिया जाता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड जो है ये यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी होती है वहां पे इस मेथड को काम में लिया जाता है। और सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, इसमें क्या करते हैं हम, जो ईयर है उनको प्रोडक्ट मेथड से हम इसको निकालते हैं और एक्चुअल कॉस्ट में से रेसिडुअल वैल्यू को घटा देते हैं, जो लास्ट में बिकने वाली होती है वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसको घटाने के बाद जो इसका कैलकुलेशन किया जाता है वो सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में किया जाता है। और रिप्लेस मेथड है कि उसको रिप्लेस करेंगे, उसके लिए हर साल एक क्या है, एक अमाउंट से डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाए। उसके बाद है ग्रुप डेप्रिसिएशन ऑफ होमोजीनियस एसेट्स, यानी ग्रुप में जो मान लीजिए कि 10 ट्रक हैं हमने एक साथ खरीदे हैं, उनकी एक जैसी इफिशियंसी है, इस तरह से होमोजीनियस एसेट्स होगी और उन पे जब ग्रुप में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है तो वो इस मेथड के अंतर्गत आता है। और डबल डेक्लाइन मेथड की जो भी हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे उसको डबल कर देंगे, इस मेथड में इस तरह से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है। और उसके बाद है स्टेटरी मेथड। स्टेटरी मेथड इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से देखिएगा कि जो कंपनी एक्ट है, डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे किया जाए, चार्ज टू कंपनी एक्ट 2013 में जो सेक्शन दी गई है 123 सेक्शन 123 सेक्शन शेड्यूल सेकंड, जो सेक्शन 123 के शेड्यूल सेकंड में जो दिया गया है उस तरह से इसको डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाएगा कंपनी एक्ट के, तो वो क्या है, स्टेटरी मेथड है। और चार्जिंग वन सम टू रिकवर रिपेयर रिन्यूअल डेप्रिसिएशन, यानी कि इसमें क्या किस तरह से चार्ज किया जाता है, जो भी रिपेयर हुई है रिन्यूअल डेप्रिसिएशन उनके लिए एक फंड बना लिया जाता है और उससे क्या है रिकवर की जाती है, रिपेयर हुआ है तो रिन्यूअल हुआ है तो डेप्रिसिएशन, और लास्ट में जो फंड अगर बच जाता है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आई होप ये आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर समझ आया होगा। यहाँ पे हमने स्टार्ट से एक बार रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है, 10 में मेंशन है। और उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन के मीनिंग को पढ़ा, कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिससे डेप्रिसिएशन लगता है और कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिसमें डेप्रिसिएशन प्रोविजन करना ज़रूरी है। तो आपको 3 ध्यान में रखने हैं, एक तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, एक एसेट्स को रिप्लेसमेंट करने के लिए, कैपिटल मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन, ऑब्सोलेंस और फ्लक्चुएशंस में फ़र्क देखा।
नेक्स्ट हमने मेथड की बात की। आप मेथड को सारे एक बार नाम पढ़ लीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट है उनके फॉर्मूले और उनके क्वेश्चन, हो सकता है इनसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए या फिर इनका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, सबसे पहले फिक्स इंस्टॉलमेंट के बारे में बात की थी, जिसमें क्या होता है कि एनुअल डेप्रिसिएशन जो है फिक्स रेट से चार्ज किया जाता है और हर साल क्या होता है, जो उसकी लाइफ ऑफ द एसेट्स है उसमें हर साल डेप्रिसिएशन की राशि क्या होगी, अमाउंट सेम होगी। नेक्स्ट हम बात करें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो इसमें क्या था, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा रिटन डाउन वैल्यू पे, और रिटन डाउन वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था और एक क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम बात करें एन्युटी मेथड की, तो इसमें क्या है, दो एलिमेंट कंसिडर किए गए हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स और जो है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लॉस्ट ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर, इनको शामिल किया गया था। उसके बाद बात करें हम डेप्रिसिएशन फंड मेथड, तो इसमें क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या है फंड बना लिया जाता था और जब एसेट्स को रिप्लेस करना होता था तो उस फंड में से जो अमाउंट को काम में ले लेते थे। नेक्स्ट हमने इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, यानी कि हमने इंश्योरेंस करा दी थी एसेट्स की और जब एक इंश्योरेंस प्रीमियम जो है हमारा एक्सपेंसेस होता था जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते थे और जैसे ही वो मैच्योरिटी हो जाती थी उस पॉलिसी की, तो हम क्या है नई एसेट्स हमें खरीदनी होती तो उस मैच्योरिटी अमाउंट से हम खरीद लेते थे। नेक्स्ट हम बात करें एनुअल वैल्यूएशन मेथड, इसमें क्या होता था कि एसेट्स की वैल्यूएशन की जाती थी हर साल और अगर एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा आ रही है वैल्यूएशन तब तो ठीक है, हमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना, लेकिन अगर एनुअल जो वैल्यूएशन है वो कम आ रही है एक्चुअल कॉस्ट से तो अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने कुछ मेथड पढ़े थे जिसमें आप एक स्टेटरी मेथड को ध्यान में रखना कि ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 123 शेड्यूल सेकंड में जो मेंशन किया गया उस तरह से जो है ये डेप्रिसिएशन चार्ज किए जाते हैं। आई होप ये डेप्रिसिएशन टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।